गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था और गोलीय दर्पण की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे, यानी F बराबर R/2 को पढ़ेंगे। F बराबर R/2 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के बता रहा हूँ। देखिए, एक अवतल दर्पण ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। देखो, मैंने आपको दर्पण की डेफिनेशन बताई थी। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो आप लेते हैं वो दर्पण का काम करता है, बस उसकी एक सतह पॉलिश होनी चाहिए। तो एक अवतल दर्पण ले लिया, ये उसका मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव है। अब अगर कोई प्रकाशित किरण आती है, अगर कोई प्रकाशित किरण आती है तो हमेशा फोकस से जाती है। प्रतिबिंब के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई प्रकाशित किरण आती है वो कहां से जाती है? फोकस से। तो ये प्रकाशित किरण आई, ये दर्पण के द्वारक हो गए M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव है, ये द्वारक है, द्वारक M1 द्वारक M2, ये दर्पण का केंद्र हो गया। अब अगर कोई प्रकाशित किरण आएगी तो दर्पण की जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये समांतर प्रकाश किरण आती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशित किरण आती है तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है। कहां से जाती है? फोकस से। ये चली गई, इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं हम लोग। और इस बिंदु को आप चाहो तो नाम दे दीजिए O। क्या नाम दे दीजिए? O। देखिए, कोई प्रकाशित किरण आती है दर्पण के द्वारक, मतलब द्वारक के बीच में परावर्तक तल से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये परावर्तित हो गई। क्या हो गई इसे? अब इसे कहते हैं आप आपतित किरण। जो आपकी दर्पण पर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण आपकी दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो तल से टकराकर लौट जाती है उसी माध्यम में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब यदि अविलंब खींच दिया जाए, वक्रता केंद्र से यदि अविलंब खींच दिया जाए, देखिए वक्रता केंद्र से यानी C से यदि अविलंब खींच दिया जाए, किससे? वक्रता केंद्र C से यदि अविलंब खींच दिया जाए तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी? दो। एक बार फिर से देखो, एक अवतल दर्पण लिया, कोई परावर्तित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आती है और दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर फोकस से लौट जाती है। कहां से लौट जाती है? मुख्य फोकस बिंदु F से होकर चली जाती है। यदि हम वक्रता केंद्र C से डॉट 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 करके अविलंब खींच दे, ये आपका अविलंब हो गया, अविलंब खींच दे तो आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक दो कोण बन जाते हैं। एक को आप कहते हैं आपतन कोण I और एक को कहते हैं परावर्तन कोण R। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। देखो, ये आपतित किरण है तो उसके बीच अविलंब के साथ बना जो आपतित किरण द्वारा है तो वो आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण के साथ जो आपका ये दिखाई दे रहा है वो परावर्तन कोण है। और परावर्तन का दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम से, दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कोण I बराबर कोण R के। अब आपको पता है कि आपकी AO किरण मान लें अगर से, और इसे PC मान लें तो AO समांतर है PC के, यानी ये वाली AO किरण PC के समांतर है, क्योंकि मैंने बताया था ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि समांतर किरण कहीं से भी बढ़ाई है हमेशा समांतर ही रहती है। तो ये AO किरण जो है वो PC के समांतर है, और ये आपकी तिर्यक रेखा है, OC तिर्यक रेखा है। ये आपकी जो OC है वो तिर्यक रेखा है,
ऐसी स्थिति में हम कहेंगे इसे कोण 1 और इसे कोण I, तो हम कहेंगे कोण 1 बराबर कोण I के, बिकॉज ये हो गए एकांतर अंतः कोण। आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो ये कोण बराबर होते हैं। तो ये I है और ये 1 मान लें, तो I बराबर 1। देखिए AO समांतर है PC के, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ही कोई प्रकाशित किरण आती है, तो AO समांतर है PC के और ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण I बराबर कोण 1 के, I बराबर 1। ये हो गया आपका एकांतर अंतः कोण। अब आप कहें चूंकि I तो R के बराबर है, I जो है वो किसके बराबर है? R के, क्योंकि ये तो नियम ही है I बराबर R समीकरण 1 से। तो हम कहेंगे I बराबर R और R बराबर हो गया 1 के, समीकरण 1 से। देखिए परावर्तन का नियम था I बराबर R, तो I बराबर तो पहले से R के बराबर था, तो I तो 1 के बराबर हो गया और R भी I के बराबर है, तो हो गया I और R बराबर 1, R बराबर 1। अब अगर R बराबर हो गया कोण 1 के, तो आपका OCF त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जहां पर दो कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जहां पर भी आपके कैसे दो कोण बराबर होते हैं वो कैसे त्रिभुज होता है? तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, R बराबर हो गया 1 के और R बराबर किसके हो गया? 1 के। तो ये जो त्रिभुज हो गया वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी स्थिति में आपकी CF भुजा बराबर होगी OF भुजा के, यानी ये वाली भुजा OF इस वाली भुजा CF के बराबर होगी। ये भुजा OF किसके बराबर होगी? CF के। अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कैसे? तो मैं बता दे रहा हूं, जितने भी सूत्र सिद्ध किए गए वो दर्पण के छोटे द्वारक के लिए सिद्ध किए गए। इसके लिए सिद्ध किए छोटे द्वारक के लिए, तो हम लिख सकते हैं यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कम कर दें तो दर्पण का ध्रुव फोकस से निकट आ जाता है। देखिए यदि जितने भी आपके दर्पण है वो इतने बड़े बड़े नहीं होते, केवल छोटे से दर्पण होते हैं। अब इतने से दर्पण में कितना सा द्वारक होगा? तो ये जो ध्रुव है अगर इस वक्रता त्रिज्या को और कम कर दिया जाए तो ये फोकस जो है आपके किसके? फोकस के बिल्कुल बराबर आ जाएगा, या आप कह सकते हैं बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, यानी कि आपके परावर्तित किरण के बराबर। तो हम लिख सकते हैं CF बराबर है आपका OF के, लेकिन यानी कि आपका PF जो है वो हो जाएगा आपके OF के, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी एक सी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में CF बराबर हो जाएगा PF के। देखो जब ये चीज जो है यहाँ और यहाँ आ जाए, यानी कि बहुत क्लोज आ जाए, तो ना O का पता चलेगा ना P का, O और P का पता नहीं चलेगा। तो हम कहेंगे जो आपका OF है वो PF के बराबर हो जाएगा। तो PF को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब अगर PC के खंड करें, अब यदि PC जो वक्रता त्रिज्या है आपकी, ये आपकी क्या है? वक्रता त्रिज्या, और ये आपकी क्या है? फोकस। तो PC बराबर आपका हो जाएगा C से F तक और F से P तक। PC जो है ये आपकी PC है वो कितनी है? P से C तक जो है वो C से F तक है और F से P तक है। अब अगर दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F प्लस F, क्योंकि ये भी F हो गया और ये भी F हो गया। तो बताओ F प्लस F हो गया आपका 2F, और इसको बोलते हैं R। P से C तक की दूरी को क्या बोलते हैं? R। तो R बराबर हो गया 2F, या आप पढ़ेंगे F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या की आधी/2।
इस तरह से आप ये चीज सॉल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे। अब आगे देखिए। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने पढ़ा था F बराबर R/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज अभी पढ़ेंगे आप वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से चलकर जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर किसी तल से टकराती हैं तो उसे वस्तु का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वस्तु का नाम दिया गया। जैसे हम कहें आपका ये सूर्य है, बीच में अगर कोई वृक्ष आ गया, आपका ये क्या है? सूर्य है, और ये बीच में क्या आ गया? एक वृक्ष आ गया, तो आप देखेंगे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें यहां टकरा रही है और आप देखेंगे इसकी छाया जो है जमीन पर ऐसे ऐसे बनती है लगभग। तो ये क्या है? आपका जो सूर्य है वो प्रकाश स्रोत जो है वो वस्तु का कार्य करेगा। काय का कार्य करेगा? वस्तु के लिए। देखो, तो ये वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब हो गया। देखो, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम में टकराकर परावर्तित होती हैं तो लौट जाती हैं, तो उसे कहते हैं वस्तु। तो यहाँ वृक्ष वस्तु का काम करेगा, प्रकाश स्रोत जो है वो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं। अब उसी तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश स्रोत जो है जहां पर भी टकराकर अपसरित हो जाती है, फैल जाती हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब हो गया। अब आपको बता दें, वस्तु वास्तविक होती है। वस्तु जो है वो वास्तविक होती है, प्रतिबिंब आभासी वास्तविक दोनों होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो, किसी चीज की परछाई, किसी चीज का बिंब, जैसे किसी चीज को देखना, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी। तो इनकी भी डेफिनेशन है, वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिए जा सकते हैं। उन्हें कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऐसे प्रतिबिंब जिनको आप पर्दे पर ले सकते हो, जिनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, वो कहलाते हैं आपके कौन से प्रतिबिंब? वास्तविक। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं ले जाते, वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं ले सकते, नहीं लिए जा सकते हैं। मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कि अब प्रतिबिंब बनता कैसे है तो आपको पता है, जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से चलकर या किसी प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें लौट आती हैं, परावर्तित होती हैं, तो जिस स्थान पर वो मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं हम लोग। जैसे प्रकाश, जैसे आप मान लीजिए एक टॉर्च ले लीजिए, एक टॉर्च ले लिया आपने, बीच में आपने एक बॉल रख दी। अब ये क्या होगी? प्रकाश किरणें जब ये जाएंगी तो बॉल से टकराएंगी, और बॉल से टकराकर ये क्या होंगी? एक बिंदु स्रोत से चलकर ये कहीं मिलेंगी, तो वहां पर इसका क्या बनेगा? वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब। मतलब किसी बिंदु स्रोत से चलकर जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम में जाती हैं और किसी वस्तु से टकराकर जहां भी मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब है बॉल का। जैसे तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो जिन्हें आप पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सिनेमा हॉल में फिल्म वगैरह चलती है, सिनेमा हॉल में क्या चलती है? फिल्म चलती है। तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक पर्दा लगा रहता है, सामने से फोकस आता है और सीधा व्हाइट पर्दे पे पड़ता है, तो आप देखेंगे वहां पे चित्र चलते हैं, पिक्चर दिखाई देती है। तो वो आपका वास्तविक है। आभासी कब होगा? तो आभासी पर्दे पर लिया नहीं जा सकता, जिसको केवल एक छल है, मतलब ये आपका नहीं रहता है। अब इसका रीजन क्या है? तो जैसे आप मिरर देखते हैं, समझ, तो वो आभासी है क्योंकि वो वास्तविक नहीं होता, क्योंकि वो सीधा रहता है एक की ओर, वो थोड़ी देर बाद हट जाता है, क्योंकि आप थोड़ा हट जाएंगे तो वो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो वही है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर लिए जा सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ले सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, ये भी एक खासियत है, ध्यान रखिएगा। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं वो उल्टे होते हैं, मतलब
ऐसे नहीं, सीधे नहीं होते, उल्टे होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो आपके उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधे होते हैं। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, तो देखो वास्तविक जो है वो इस तरह से बनता है, दर्पण के सामने। ये भी एक कंडीशन है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। ये भी आपकी एक कंडीशन चलती है कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। मतलब आप सामने खड़े हो जाते हैं तो वास्तविक आपका सामने ही मिल जाता है, और जबकि आभासी जो है वो दर्पण के दूसरी ओर बनते हैं, यानी दर्पण के पीछे बनते हैं, जो आपको क्लियर नहीं रहता कि है भी कि नहीं। तो ये आपका जैसे अवतल दर्पण, अगर ये वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके जस्ट सामने ही बनेगा। ये दर्पण का है, ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बनते हैं, जबकि आभासी जो है वो दर्पण के पीछे बनते हैं। ये वाला प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने है और ये वाला प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे है। देखो ये दर्पण के सामने है, ये वास्तविक होगा, ये दर्पण के पीछे, ये आपका आभासी होगा। तो दोनों कंडीशन होती हैं, ये दर्पण के पीछे हो गया तो ये आभासी होगा और ये दर्पण के सामने है तो ये आपको ध्यान में रख के चलना। और ये ध्यान रखना, आभासी रेखाओं को डॉट डॉट करके दिखाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आभासी रेखाओं को डॉट डॉट करके आप दिखाते हैं। जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं उनको बिंदुदार द्वारा या डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के किरण आरेख कैसे होते हैं। तो आपको बता दें कि 4 प्रकार से होते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण का जो किरण आरेख होता है वो 4 प्रकार से बनता है। प्रतिबिंबों का बनना तो 6 प्रकार से होगा, आपने देखा होगा, अवतल में पढ़ा होगा। लेकिन जब किरण आरेख की बात करें तो कम से कम 4 प्रकार से किरण आरेख होता है। तो पहला आपको बता दें कि जब कोई प्रकाशीय किरण अनंत से होकर आती है, जब कोई प्रकाशीय किरण आपकी अनंत से होकर आती है तो वो दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है। ये आपका परावर्तक तल है, दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर ये फोकस से होकर चली जाती है। कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जब भी कोई प्रकाशीय किरण अनंत से होकर आती है तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर ये कहां से जाती है? मुख्य फोकस बिंदु से चली जाती है। ध्यान में रखिएगा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल से टकराएगी और कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। जब कोई प्रकाशीय किरण केंद्र बिंदु से आती है, जब कोई प्रकाशीय किरण केंद्र बिंदु से आती है तो आप ध्यान रखिएगा, केंद्र से अगर आएगी तो ये बिना विचलित हुए जैसी थी उसी माध्यम में चली जाती है। ध्यान रखिएगा, केंद्र से आने वाली किरण जैसी थी वैसी ही लौट जाती है, मतलब कोई उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। परावर्तन जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अब आप देखो, ये तो है ऊपर से, आप नीचे से भी ले सकते, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप कि ये अनंत से आई और ये फोकस से चली गई। कहां से चली गई? फोकस से। अनंत से आ रही है और फोकस से, चाहे ऐसे ले लो या इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि ये केंद्र बिंदु से आती है, तल से टकराती है और वहीं पे उसी मार्ग में लौट जाती है। तीसरा है फोकस से चलने वाली। तो पहले की अपोजिट है फोकस से चलने वाली। जो आपकी पहली प्रकाशित किरण है कि अनंत से आती है और फोकस से चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो अनंत से आती है वो फोकस से जाती है। तो यहाँ पर अगर ये फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और अनंत की तरफ चली जाती है। पहली और आखिरी एक सी है लगभग, क्योंकि देखो यहाँ पे अनंत से आ रही मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जा रही,
लेकिन ये फोकस से आएगी और कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर अनंत की तरफ जाएगी। ये भी एक चीज और, जो प्रकाश किरण, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से पड़ती है वो उतना ही एंगल बनाकर सीधी चली जाती है। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो उतना ही कोण बनाकर ये क्या होती है, सीधी चली जाती है। तो ये चौथा पॉइंट था। इसी तरह से आप अवतल हो गया तो उत्तल की भी देख सकते हैं। बस उत्तल में आपको ध्यान में रखना है कि ये अनंत से आ रही है और ऐसे जाएगी उत्तल में। इसको आप पीछे तक बढ़ा दें तो ऐसा लगेगा ये फोकस से जा रही है, ये जा रही है फोकस से। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये जाएगी लौट के, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती है। तो इसको डॉट 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 करके पीछे तक बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये फोकस से जा रही है। ऐसे ही दूसरी भी कंडीशन आप देख लें, जब कोई प्रकाशित किरण जैसी आए और वैसी ही चली जाए तो हम कहेंगे ये जो है वो कहां से आ रही है, केंद्र बिंदु से। कहां से आ रही है, केंद्र बिंदु से। तीसरी स्थिति बता चुका हूं, जैसी आती है और दर्पण में उसी एंगल में चली जाती है, I बराबर R, तो हम कहेंगे कि ये ध्रुव से टकराए उतना ही एंगल बनाकर उसी माध्यम में लौट गई। और फोकस वाली भी बिल्कुल वैसी है, ऐसी है। अगर कोई फोकस से आती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दर्पण के किरण आरेख थे। इन पर आप देखेंगे अब कुछ प्रतिबिंब, 6 प्रतिबिंब देखेंगे, देखिएगा। देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्रतिबिंब के किस तरह से गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो 6 प्रकार की स्थितियां हैं, मैं आपको 6 प्रकार की स्थितियां बताऊंगा कि अवतल द्वार पर दर्पण द्वारा कि किस तरह से प्रतिबिंब आपके बनते हैं और किस तरह की स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी सी के बीच में रहती है। तीसरी स्थिति है जब वक्रता केंद्र पर ही रखी रहती है यानी कि सी पर ही रखी रहती है। चौथी स्थिति है जब सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है। पांचवी स्थिति है जब वस्तु आपकी फोकस या मुख्य फोकस पर रखी जाती है। और लास्ट स्थिति है वस्तु एफ और ओ के बीच में, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। तो पहली स्थिति से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब वस्तु आपकी अनंत पे रखी जाती है। अब ये वस्तु आपकी अनंत पे है और अनंत को हम मुख्य अक्ष से बाहर रखा है। ये मुख्य अक्ष है और ये आपका अनंत है और अनंत को हम लोगों ने मुख्य अक्ष से थोड़ा सा बाहर रखा है। अब कोई प्रकाशित किरण अगर आती है तो दर्पण के तल से टकराकर फोकस से चली जाती है। कहां से जाती है, फोकस से। उसी प्रकार जब कोई प्रकाशित किरण आपकी आती है केंद्र से, कहां से आती है, केंद्र से। आप ले सकते हैं डायरेक्टली ले दें कि मान लीजिए इस तरह से आ रही है, या आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये नीचे से भी आ रही है। जैसे मान लो वस्तु ये है और ये ऐसे चली गई, तो ये फोकस पर मिलती है। कहां पर मिलती है, फोकस पर। अनंत पे वस्तु आपकी रखी हुई है और ये पहली प्रकाशित किरण जो है ए ओ और बी ओ, ओ डैश, ए ओ आ गई तो वो फोकस से चली गई और ये बी ओ आ गई। और जहां पर ये मिलती है, जहां पर भी ये मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता। ध्यान रखिएगा, दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जब प्रकाश किरणें जहां पर भी मिलती हैं वो पॉइंट जो होता है, वो बिंदु जो होता है, उसे आप प्रतिबिंब पढ़ते हैं। तो ये प्रतिबिंब है। अब ये कैसा होता है, तो प्रतिबिंब जो आपका रहेगा दर्पण के सामने है तो उल्टा रहता है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब उल्टे रहते हैं, मैंने बताया था। छोटा है, बिंदु आकार का, और दर्पण के सामने है तो ये वास्तविक होगा। तो छोटा, उल्टा और वास्तविक, ये ध्यान में रख के चलना है आपको कि दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, छोटा सा बनेगा, बिल्कुल बिंदु सा, चिन्ह सा, उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा, क्योंकि दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। अब धीरे धीरे आप वस्तु को खिसकाइए। पहले आपने वस्तु को अनंत पे रखा था, अब वस्तु आपकी अनंत और सी के बीच में, यानी कि वस्तु होगी आपकी यहां पर,
अनंत और सी के बीच में। तो पहले प्रकाशीय किरण जो है ए बी वस्तु का दर्पण के समांतर चलेगी और टकराकर कहां से चली जाएगी, फोकस से, ये फोकस से चलेगी। केंद्र वाली जैसी थी वैसी ही लौट जाएगी, जैसी थी वैसी, और ये बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए पहली प्रकाशीय किरण एओ आएगी, एओ आएगी और ये दर्पण से टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। दूसरी प्रकाशीय किरण केंद्र से जाएगी, जैसी थी ओ डैश वैसी लौट जाएगी। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। वस्तु सीधी खड़ी थी और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ तीर का निशान है, यानी कि ये उल्टा बन रहा है। तो हम कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है, ये तो दिखाई दे रहा बहुत छोटा है। दर्पण के सामने है तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, और ये उल्टा होगा। फिर से देखिए, जब वस्तु अनंत पे थी तो बस अनंत से आने वाली प्रकाश किरण पहले दर्पण से टकराई, फिर फोकस से गई। नीचे से भी आप ले सकते हैं, तो दोनों किरण आगे, आपके दोनों किरण जो है फोकस से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये फोकस पर बिंदु आकार का एक प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा होगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अब हम वस्तु को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो सी और एफ के बीच में, ये आपका सी था, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो सी और अनंत के बीच में रखेंगे, मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखेंगे। तो ये वस्तु रख दी ए बी, आने वाली प्रकाश किरण जो थी वो ओ से टकराई और एफ से चली गई, सी से जैसी थी वैसी लौट गई। जहां पर ये दोनों मिल गए वहां पर दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बन रहा है, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अब और वस्तु को खिसकाए अगर आप, तो वस्तु पहुंच जाएगी आपकी सी पर। अब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर है, अब आपकी जो वस्तु है वो कहां है, बिल्कुल सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर है। सेम बिल्कुल पहली प्रकाशीय किरण आएगी, देखो जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो पहली प्रकाशीय किरण जो आएगी दर्पण से टकराएगी, वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। ये एफ से होकर चली जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते कि दर्पण की ध्रुव से टकराकर ये ऐसी चली जाएगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी के नीचे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी के ही नीचे, ऐसे थोड़ा सा। देखिए वस्तु रखी है केंद्र पर, तो प्रतिबिंब बनेगा जस्ट वस्तु के वक्रता केंद्र के नीचे। जितनी वस्तु है उतने ही साइज का बिंब बनेगा आपका। ये थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा देख लें। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो होगा सी उल्टा बराबर वास्तविक। जितनी वस्तु रखी है उतना ही प्रतिबिंब वस्तु के वक्रता केंद्र के जस्ट ऊपर बनेगा, यानी नीचे कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो कैसा बनेगा, उल्टा बराबर और वास्तविक। अब अगर और वस्तु को खिसकाएंगे तो वस्तु होगी सी और एफ के बीच में। वस्तु को कहां रखा जाएगा, सी और एफ के बीच में। यानी कि ए बी वस्तु ये रखी गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो पहली प्रकाशीय किरण जो है आपकी वो कैसी जाएगी, फोकस से। दूसरी मैंने बताया था अगर आप ध्रुव से लें तो उतना ही एंगल बनाकर सीधी चली जाती है, और ये बनेगा प्रतिबिंब वस्तु का कैसा बनेगा, वस्तु का बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब सी से थोड़ी दूरी पर बनेगा। छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से दूरी पर, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। अब और वस्तु को खिसकाइए तो अब आएगी वस्तु आपकी फोकस पर, यानी यहां पे पहली प्रकाशीय किरण आएगी, अनंत से चली जाएगी। अब आप अगर सी से लेंगे तो सी से जाने वाली प्रकाश किरण है जैसी थी वैसी ही लौट जाएगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पर। यानी कि फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा,
अनंत पर। और लास्ट वाली कंडीशन जो आपकी है वो आपकी आएगी इस तरह से, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। तो पहली प्रकाशीय किरण जो आएगी वो फोकस से, और दूसरी जो आपकी रहेगी वो सी से इस तरह से इसको पीछे तक बढ़ाएंगे इस तरह से, तो आपका ये बनेगा दर्पण की दूसरी ओर। फोकस और ध्रुव के रखी बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, दर्पण की दूसरी ओर। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा, सीधा और आभासी, बड़ा, सीधा और आभासी। इस तरह से आपकी 1 2 3 4 5 6 स्त्रियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी।